So, my dear प्यारे बच्चों, last time we did with that of what is inductive effect और inductive effect के types क्या होते हैं, inductive effect के characteristics क्या होते हैं. ठीक है, आज हम उससे आगे शुरू करेंगे बेटा. तो पहले मैंने आपको पिछली बार डिसाइड करना सिखाया था कैसे माइनस आई देखते हैं हम लोग. ठीक, तो थोड़ा सा उसी से शुरू करते हुए हम आगे चलते हैं. ठीक, तो हम सबसे पहले डिसाइडिंग the order of I effect. इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं पिछली बार मैंने आपको करवाया था. येट जिनको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा ध्यान से देख लो ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए. ठीक है, हम सर्टेन एग्जांपल्स लेके दोबारा चलते हैं. देखो बेटा, जब हम डिसाइड करेंगे डिसाइडिंग कि हमारे पास आई का ऑर्डर क्या रहेगा, तो पहले मान लो माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं और हमारे पास कुछ ग्रुप दे दिए गए हैं. ठीक, ग्रुप किस तरह से है, हमें एक दे दिया गया ग्रुप NO2. ठीक, एक दे दिया CN, मैं उसी दिन वाले ले रहा हूं आपके साथ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको. ठीक, दूसरा COOH, CHO. ठीक, फ्लोरीन OH, NH2. ठीक, सो प्यारे बच्चों, इन सब ग्रुप को हमें माइनस आई के ऑर्डर में लगाना है. मान लो अगर आपको ये लगाना आ गया तो आप सारी सीरीज को अपने आप लगा सकते हैं. उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर है. आप चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह यहां पे प्लस माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लिखते नहीं है, बट येट अगर लिखना हो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस भी लगा सकते हो. दूसरा हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड. अगला है C डबल बॉन्ड O, OH. ठीक है जी. उससे अगला है C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड. उसके बाद हमने दिया है आपको फ्लोरीन OH एंड NH2. ठीक, अब देखो बेटे, हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड्स ओनली. यानी ये जो ग्रुप लगे होंगे दे विल बी ज्वाइंड टू दैट ऑफ अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन. क्योंकि जब मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है बेटा तो कुछ और इफेक्ट्स लगते हैं. ठीक, ये सिंगल बॉन्ड पे लगते हैं हमारे पास. जैसे भी माइनस आई का ऑर्डर जब भी लेंगे सो दैट विल ऑलवेज बी ऑन द यू कैन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. यानी कार्बन की कोई चेन होगी, उस पे ये ग्रुप लगा हुआ होगा और ये कार्बन की चेन का जो कार्बन होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता होगा. इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से बाकी सबको लगाने की कोशिश करेंगे. देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं इन ग्रुप्स में देखूं, ठीक, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा. ठीक है जी. इस कार्बन का जो कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज्ड. डबल बॉन्डेड अगेन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक, and this is also sp2 hybridized. Got it or not? देखो बेटे, ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाती है, फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाती है. ठीक, तो एक बात तो क्लियर है, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से इन सब से ज्यादा ये विड्रॉइंग है, ये श्योर है. ठीक है जी, क्योंकि इनका S करेक्टर ज्यादा है. मैंने बोला अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा ना, इसकी विड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवन फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाती है बेटा. समझ में आई बात? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी ज्यादा तो इन सबसे ज्यादा तो यही रहेंगे. अब इनमें से अगर मैं नाइट्रो की बात करता हूं तो नाइट्रो में एक तो S करेक्टर ज्यादा,
ऊपर से नाइट्रोजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था, ऊपर से इसका एस करेक्टर भी ज्यादा था, ऊपर से ये जो ऑक्सीजन है वो भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव भी आ जाएगा। देखो बेटा, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नंबर 1, एस करेक्टर ज्यादा, नंबर 2, ऊपर से पार्शियल पॉजिटिव भी, नंबर 3, तो ये नाइट्रोजन तो हाईली विड्रॉइंग हो जाएगा। सो दिस विल बी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। इसलिए पहले नंबर पे हम क्या लिख देंगे, NO2 लिख देंगे पहले नंबर पे। ठीक है जी। अब इनमें से ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp2 है। वी वेरी वेल नो दैट more is the s character, more is the electronegativity. So because यहां पे s character ज्यादा है, तो इसके बाद मैं किसको लिख दूंगा, साइनाइड को लिख दूंगा। अब मैं इन दो की बात करता हूं। इन दो में बेटा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा ऑक्सीजन से ज्यादा। यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर थे ना बच्चे, तो ऑब्वियसली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा अपने पास, है ना, लोन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। इसको इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां से भी मिल जाएंगे हमारे को। समझ रहे हैं मेरी बात, यहां से भी मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली एक हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे पार्शियल सा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हालांकि वो नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच करके क्या कर देगी, कम कर देगी, है ना। येट ये आगे से इलेक्ट्रॉन इतने नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस OH की वजह से कम हो गई। यहां तो बेटे H ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, आपको पता है H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक है ना, तो कितना वो शिफ्ट कर देगा, बहुत ज्यादा शिफ्ट कर नहीं सकता है ये। तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इतनी कम नहीं हुई जितनी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर दिया गया बाय OH। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोई भी रिलीजिंग ग्रुप एक्चुअली नहीं लगा। बेटा आगे जाके ना आप मेरे साथ एक R इफेक्ट पढ़ोगे, तो ये जो OH है ना, इसका बेसिकली प्लस R इफेक्ट हो जाता है, यानी ये रिलीजिंग हो जाता है। तो रिलीजिंग होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी ना बच्चे, और यहां पे ऐसा नहीं होगा, तो ये ज्यादा विड्रॉइंग होगा और ये कम विड्रॉइंग होगा। इसलिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, CHO, और उसके बाद क्या लिखेंगे, COOH। बोलो यहां तक क्लियर। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है जी। अब क्लोरीन OH और NH2, हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ की नहीं, और उसकी वजह से पार्शियल सा नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, जबकि इसके ऊपर तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इन्होंने खींचना किसको है, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। सो दिस बिकम्स अ वीक विड्रॉइंग ग्रुप, दिस बिकम्स समवट स्ट्रॉन्गर। इसलिए इसके बाद कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन भी आ जाता, पर आयोडीन नहीं आता। आयोडीन बहुत बड़ा है, वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है। समझ में आई बात। उसके बाद हम कौन सा लिख देते, OH। सबसे एंड में कौन सा लिखते, NH2, क्योंकि इसको H से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन से कम है, तो सबसे एंड में कौन सा आ गया, NH2 ग्रुप। तो इन सारे ग्रुप्स में हमने ऑर्डर बहुत ही इजीली लगा दिया, हमें समझ में आ गया कि NO2 सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। क्लियर। पर प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे कंपैरिजन ऐसा करूं कि एक इस तरह का नाइट्रोजन ले लूं जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, कंप्लीट पॉजिटिव, भले ही यहां पे मैंने 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं, ठीक, अल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, कोई भी अल्काइल ग्रुप मैंने लगा दिए हैं यहां पर, और 3 अल्काइल ग्रुप मैंने लगा दिए हैं। अल्काइल ग्रुप रिलीजिंग होते हैं, पर बेटा यहां तो पार्शियल पॉजिटिव था, और यहां क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव। ये वाले R अगर इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं, ये वाले R अगर इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
थोड़ा कम तो कर पाएंगे पर खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके मुकाबले ज्यादा रहेगा, इसलिए जिस पे कंप्लीट पॉजिटिव होता है वो पार्शियल पॉजिटिव से हमेशा ज्यादा विड्रॉइंग होता है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारे पास यहां आ जाएगा R3N1 पॉजिटिव, इससे भी पहले कंप्लीट पॉजिटिव वाला जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव से भी पहले हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही, उसने तो इलेक्ट्रॉन खींचने ही है, तो ये सबसे ज्यादा खींचेगा। ऐसे कोई भी और ग्रुप होंगे हम कंपैरिजन में देख लेंगे। ठीक, आपके पास जो सीरीज दी होती है आप प्लीज उसको घर जाकर के इसी तरीके से सोचने की कोशिश करिएगा। जो भी हेल्पिंग बुक आप यूज करते हो, प्रदीप, दिनेश, मॉडर्न और व्हाट यू कैन से एनीथिंग, जो भी आप यूज करते होंगे एनसीईआरटी, उसमें एक सीरीज दी गई होगी, उसको रट्टा मत मारिएगा, इस तरह से सोचिएगा तो आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा किसका माइनस आई ज्यादा, किसका माइनस आई कम। क्लियर? ये तो हो गया माइनस आई का ऑर्डर। अब अगला ऑर्डर लेके चलते बेटा, किसका? प्लस आई का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली दुनिया में कोई ग्रुप ही नहीं है जिसका प्लस आई होता है। ठीक, अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो यार, बुक्स में तो लिखा अल्काइल ग्रुप्स। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरे पास CH3 CH2 CH3 ऐसा कुछ लगा है, तो एक बात बताओ, ये वाला कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? कोई लॉजिक, कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो ये वाला कार्बन भी हमारे पास कैसा है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या ये कार्बन अगले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए? ये तो देना ही नहीं चाहिए। तो फिर अल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई कैसे आ सकता है? हाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से थोड़ी कम है, तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर हाइड्रोजन बेचारा कितना के देगा? एक क्या नंगा, क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, बेचारे के पास है ही कुछ नहीं, कितने के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा? हाँ हाइड्रोजन का हम हल्का सा प्लस आई मान सकते हैं कि हाइड्रोजन देता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से थोड़ी सी कम है। तो अगर मैं मान लेता हूं तो हाइड्रोजन भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है जी, कैसा? H यानी प्रोटियम, D यानी ड्यूटीरियम, T यानी ट्रीटियम। ठीक है बच्चा लोग, अब ऑब्वियस सी बात यह है कि इसमें है तो तीनों ही हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन सभी में एक एक, सिर्फ किसका फर्क है? न्यूट्रॉन्स का। तो बेटे यहां पे साइज बड़ा होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बेटा ट्रीटियम का प्लस आई इज मोर देन ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम का मोर देन प्रोटियम। ठीक है, जितना साइज बड़ा होता है, केमिकल बॉन्डिंग याद करो, साइज बड़ा होता है पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। फजन्स रूल में बढ़ाया था ना मैंने आपको। ठीक, ये बोर थ्योरी से ही निकलता है बेसिकली। तो यहां साइज बड़ा है, क्यों? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा है ना भाई, और इस वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, और इसलिए ट्रीटियम का प्लस साइज मोर देन ड्यूटीरियम विच इज मोर देन प्रोटियम। बोलो क्लियर? अब हमने पढ़ा अल्काइल ग्रुप का प्लस साई, पर यहां तो मैंने बताया कि अल्काइल ग्रुप का प्लस साई हो ही नहीं सकता। पर प्यारे बच्चों अगर कल को मान लो इसकी जगह पर मेरे पास ऐसा आ जाता CH3 CH1 पॉजिटिव CH3, या ऐसा आ जाता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे केस में हमारे पास ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता, मोर ओवर इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता, और ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता, ये भी sp3 हो जाता। तो यहां एस करेक्टर ज्यादा होता कि नहीं होता? अगर एस करेक्टर ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती कि नहीं होती? अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती, ये इस शेड पेयर को अपनी तरफ खींचता कि नहीं खींचता? तो झक मार के इसको क्या देना पड़ता? प्लस साई इफेक्ट देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता भाई? तो ऐसे केस में इसको प्लस साई देना पड़ता। या फिर अगर मैं इधर भी बात करता, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और इस कार्बन की कैसी हो गई, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो झक मार के इसको भी क्या देना पड़ेगा? प्लस आई।
इसका मतलब अल्काइल ग्रुप प्लस आई कब देते हैं बेटे? बेटे अल्काइल ग्रुप प्लस आई जब देते हैं जब हमारे पास ये किसी डेफिशिएंट कार्बन के साथ जुड़े हुए हो, जिसका एस करेक्टर ज्यादा हो, या वो डेफिशिएंट हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो ये प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप देते हैं, अल्काइल ग्रुप्स देते हैं, अल्काइल ग्रुप्स पर कब? अल्काइल ग्रुप्स when attached to deficient कार्बन, डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है जी, जब ये डेफिशिएंट कार्बन से जुड़ते हैं तो अपना प्लस आई देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो अल्काइल ग्रुप कहां प्लस आई देते, समझ में आ गया? अब देखो बेटे, अगर मैं इसमें तरह तरह के ग्रुप्स ले लेता हूं। देखो बेटे, सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो एक ऐसा ग्रुप CH3C, रात्र पहले तो सिंपल ले लेते हैं, CH3 ग्रुप ले लिया, CH2CH3 ग्रुप ले लिया, CH2CH2CH3 ग्रुप ले लिया, और CH2CH2CH2CH3 ग्रुप ले लिया। बेटा जितना कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा उसका प्लस साई इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्यों बेटा? अगर ये आगे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको पीछे से मिल जाएंगे, तो ऐसे पीछे से इलेक्ट्रॉन मिलते चले जाएंगे। तो मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर इज द प्लस साई इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, इसका प्लस साई ज्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका सबसे कम। जितना कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे प्लस साई इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बोलो क्लियर? ठीक। ऐसे ही बेटे अगर मैं ऐसे लिखता हूं CH3C CH3CH3 और यहां से चेन पे जुड़ा है। ठीक। देखो बेटा, जब कभी कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसको अपन टर्शरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन 3 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री भी बोलते हैं। अगर कोई कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, मिथाइल नहीं बोल रहा हूं, 3 कार्बन हो सकता है उसके आगे इथाइल भी हो, पर यहां पे 3 कार्बन से आगे जुड़ा है तो उसको टर्शरी बोलते हैं। इसी तरह से अगर एक कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है जी, तो ऐसे को हम सेकेंडरी बोल देते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोल देते हैं, और इसको 2 डिग्री भी बोल देते हैं बच्चे। अगर एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी उसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक, तो इसको प्राइमरी कार्बन बोल देते हैं बच्चों, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन बोल देते हैं। ठीक है जी। अब आप ध्यान दो कि इन तीनों में से अगर हम देखें किसका प्लस साई ज्यादा है, इन तीनों में से प्लस साई किसका ज्यादा? देखो बेटे, इसका भी प्लस साई होगा, इसका भी प्लस साई होगा, इसका भी प्लस साई होगा। ये भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। क्यों? क्योंकि ये आगे दे रहा होगा, ये किसी डेफिशिएंट कार्बन पे जुड़ा होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बेटा एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब एड ऑन हो जाता है। ठीक, अपना जो आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था ना, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और ऐड कर दीजिएगा, इट इज एडिटिव इन नेचर। तो जैसे 3 ग्रुप का प्लस साई यहां क्या हो गया? ऐड हो गया, तो नेट में प्लस साई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यहां पे इसका प्लस साई और इसका प्लस साई 2 ही ग्रुप का ऐड हुआ, और यहां सिर्फ एक ही ग्रुप का। तो अब बोलो ज्यादा प्लस साई किसका रह गया? इसका मतलब टर्शरी का ज्यादा हो गया प्लस साई देन सेकेंडरी, विच इज मोर देन दैट ऑफ प्राइमरी। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। जितने इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो सारे एड ऑन हो जाते हैं, और एड ऑन हो करके यहां पे प्लस साई 3 एड ऑन होकर ज्यादा प्लस साई हो जाएगा, यहां 2 एड ऑन हो करके कम प्लस साई होगा, यहां और कम प्लस आई हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आई? जितना कार्बन नंबर ज्यादा उतना प्लस साई इफेक्ट ज्यादा। इसमें क्या समझाऊंगा? अगर ये आगे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहां से ले लेगा, ये डेफिशिएंट होगा, ये यहां से ले लेगा, ये डेफिशिएंट होगा, यहां से ले लेगा, उतनी आगे से देने वाले हो जाएंगे हमारे को। गॉट इट और नॉट? तो पहली बात, मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर इज प्लस साई इफेक्ट। दूसरी बात,
जितना हमारे पास इसका डिग्री बढ़ती जाएगी उतना प्लस का इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आती है कि नहीं आती है? लेकिन एक हमेशा होता है पिटफॉल। पिटफॉल क्या हुआ करता है जो कि सभी को गलत करवाता है, सभी बच्चे इसको गलत करते हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे हैं, गलत मैं तुम्हारे से होने नहीं दूंगा। तो हम यहां पे एक और चीज पढ़ेंगे, एक पिटफॉल। ठीक, इसी इंडक्टिव इफेक्ट में एक पिटफॉल। देखो बेटे, मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है, CT3, और यहां पे ये CT3 समझ लो जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? CT3। उसी तरह CD3 जुड़ा हुआ है, उसी तरह से बेटा CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया? अब ये डेफिशिएंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं सारे के सारे, है ना? चाहे इसके आगे पॉजिटिव होगा, जैसे मैं बना देता हूं, मान लो ये पॉजिटिव हो गया, यहां पे भी पॉजिटिव हो गया, यहां पे भी पॉजिटिव हो गया। अब हमें पता था कि T का प्लस साइन क्या होता है? ज्यादा। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि इसका प्लस साइन क्या हो जाता? ज्यादा, और इसका प्लस साइन क्या हो जाता? कम, इसका प्लस साइन और भी कम। ऐसा होना चाहिए था ना, है ना? तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर इसका क्या था बच्चे? इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर था इसका फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। बट जब हमने इसका एक्चुअल ऑर्डर देखा तो एक्चुअल ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स्ड है। ठीक, 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, यानी CT3 का प्लस साइन कम आ गया। बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पिटफॉल विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन विच वी विल स्टडी लेटरली। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये डेफिनेटली हमारे पास उल्टा ऑर्डर होता है। ठीक, जब भी हमारे पास CT3, CD3 या CH3 लगा रहता है। बोलो क्लियर? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है जब समझाऊंगा तो ये भी समझ में आएगा, बट अभी के लिए इसको पिटफॉल की तरह लिख लो क्योंकि आगे फिर गलती ना होने पाए आपसे। ठीक, जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि भाई मोर पॉजिटिव होता है, यानी पार्शियल पॉजिटिव से कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर ज्यादा, तो बेटा पार्शियल नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव की रिलीजिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया पेपर में बेटे, आपको बोला, ये आ चुका क्वेश्चन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, और हमें दिया O नेगेटिव, COO नेगेटिव एंड CH3। बेटा CH3 नेगेटिव नहीं है, वो मैंने बॉन्ड बनाया है, नेगेटिव ऊपर शो किया जाता है। ठीक, ये वाला नेगेटिव मत समझिएगा, ये क्या है? बॉन्ड है। अब देखो बेटा, ये दोनों पे कंप्लीट नेगेटिव है, क्या इधर कंप्लीट नेगेटिव है? भले ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, येट इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल, तो ये देगा, और इसके देने की पावर इससे ज्यादा होगी। यानी एक बात तो श्योर है कि इन दो से इसकी पावर, इन दो की पावर इससे ज्यादा होगी प्लस आई की। क्यों? यहां कंप्लीट नेगेटिव है, जबकि यहां पार्शियल नेगेटिव है, और कंप्लीट नेगेटिव जो होता है वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बोलो क्लियर? अब इन दोनों में डिस्कस करें तो इन दोनों में O नेगेटिव और यहां पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये रहता है। देखो बेटे, यहां पे ना रिजोनेंस हो जाती, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, रिजोनेंस हो जाती है। आगे पढ़ाऊंगा रिजोनेंस भी, बट आपको केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी बहुत तो समझाई है रिजोनेंस मैंने। तो ये रिजोनेंस हो जाती है, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ये चार्ज कॉन्जुगेशन है ना भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ चार्ज। तो यहां पे ये कंप्लीट, ये कॉन्जुगेशन की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यानी ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन आर नॉट रेडिली अवेलेबल, ये रेडिली अवेलेबल नहीं है।
क्योंकि अपनी जगह से लगातार क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। इस वजह से इस O के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, तो O के इलेक्ट्रॉन देना इजी है। COO नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े बिजी हैं। इस वजह से हमारे पास सबसे पहले कौन आ गया, O नेगेटिव, उसके बाद कौन आ गया, COO नेगेटिव, और लास्ट में कौन आया, CH3। CH3 क्यों आया, क्योंकि उस पे तो नेगेटिव चार्ज ही नहीं था, वो तो पार्शियल नेगेटिव था, और पार्शियल नेगेटिव की रिलीजिंग पावर इतनी ज्यादा हो ही नहीं सकती जितनी कंप्लीट नेगेटिव की। तो बोलो बेटे, समझ में आया ये ऑर्डर, क्लियर हो गया। एक बात समझ लो, कभी यूं करके नहीं पढ़ा जाता है, नहीं आएगा। आराम से बैठो यार, तसल्ली से बैठो, क्या टेंशन में हो, ठीक, इजीली पढ़ो। हाँ जी बेटा। बेटे O नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन लेस, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा कि नहीं देगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या वो इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं देता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना और प्रोटॉन का कम होना, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा कि नहीं देगा। और इसके इलेक्ट्रॉन, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन दे तो देंगे, पर इसके इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में बिजी हैं, मूव कर रहे हैं, तो रेडिली अवेलेबल नहीं है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल हैं। बोलो क्लियर, इसलिए ये ऑर्डर रहेगा। एनी डाउट्स जी। नहीं सोच सकते थे, जो सोचवा रहा हूं उतना सोचो तो पहले, ठीक, बाकी बाद में सोचवाऊंगा, ठीक। हाँ जी जनाब। कौन से, यहीं घूम रहे हैं भाई, कहीं नहीं जा रहे हैं, मॉलिक्यूल से बाहर थोड़ी निकल जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। तो बोलो भैया, क्लियर हुआ ये ऑर्डर। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि मोर जो कंप्लीट नेगेटिव होता है उसकी रिलीजिंग पावर पार्शियल नेगेटिव से ज्यादा होती है। जैसे कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती थी, कंप्लीट नेगेटिव की रिलीजिंग पावर ज्यादा होती है। बोलो समझ में आ गया ये। अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है पिछली बार बताया था, कितनी तरह का होता है ये समझाया था, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये क्लियर किया गया था, ठीक। आज मैंने उसका ऑर्डर लगाना तुम्हें सिखा दिया है। पर बात यह है कि मैं क्यों पढ़ूं इंडक्टिव इफेक्ट, ना मेरे पेट में क्या दर्द थी भाई, ठीक। तो चलो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी रहेगी एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटीज ऑफ कटायंस एंड अनायंस। एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटीज ऑफ कटायंस एंड अनायंस। जो कटायन या अनायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हमें एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऐसे कार्बन को अपन कार्बो कटायन कहते हैं। कटायन हो गया ना भाई ये, सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बो केटायन, ठीक है जी। और वहीं पर अगर कार्बन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बो अनायन। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बो अनायन। तो हमें इस कार्बो कटायन कार्बो अनायन की स्टेबिलिटीज को एक्सप्लेन करना है। कटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अनायन का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन रिच। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो कैसे स्टेबलाइज होगी, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो तभी होगी ना भाई। यानी कार्बो कटायंस आर स्टेबलाइज्ड, कार्बो कटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय रिलीजिंग ग्रुप्स, इजंट इट। रिलीजिंग ग्रुप्स, देने वाले ग्रुप, और रिलीजिंग ग्रुप क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना कार्बोकटायन क्या करेगा, स्टेबलाइज होगा। और मान लो एक बेचारा भीख मंगा, उसके घर पे चोरी हो जाए,
वो स्टेबल हो जाएगा क्या? वो तो और दहाड़े मार मार के रोएगा। कहने का मतलब अगर ए ऑलरेडी पॉजिटिव है और उससे कोई छीन भी दे, तब तो भैया वो बहुत ही परेशान हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। यानी विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, दे डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, एंड विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। वहीं पर ये अनायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अभी प्रतीक जी पूरा खाना वाना खा करके आए हुए हैं, नाक तक भरे हुए हैं। अब मैंने इनके मुंह में एक सैंडविच और ठूस दिया, बोलो क्या होगा? जो खाए हैं वो भी बाहर, तो क्या स्टेबल हुए? ऐसे ही भैया इस कार्बन के पेट को पूरी तरह भर रखा है और फिर इस पे देने वाले ग्रुप लगा दो तो उल्टियां करेगा ना भाई। कहने का मतलब ये स्टेबलाइज रिलीजिंग ग्रुप से नहीं होगा, ये किससे होगा? विड्रॉइंग ग्रुप से। यानी हम बोल सकते हैं कार्बो अनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय विड्रॉइंग ग्रुप्स। जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कार्बो अनायन को स्टेबलाइज करते हैं और रिलीजिंग ग्रुप इसको क्या करेंगे? डीस्टेबलाइज करेंगे। एक सिंपल बात है बेटा, चार्ज हमेशा अनस्टेबिलिटी लेके आता है। अगर कहीं पे चार्ज होगा वो हमेशा अनस्टेबिलिटी लेके आता है, क्योंकि जिसमें चार्ज होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है बेटा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। तो जितना चार्ज कम हो जाए उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर नेगेटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज तो कम करना है ना भाई हमें। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कैसे कम होगा? उससे खींचो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे कम होगा? उसको दे दो। तो यानी कटायन स्टेबलाइज होते बाय रिलीजिंग ग्रुप्स एंड अनायन स्टेबलाइज होते बाय विड्रॉइंग ग्रुप्स। बोलो क्लियर? अब इस थॉट को लेते हुए पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस की बात करते हैं, थोड़ा इधर समझेंगे, उम्मीद करता हूं सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, आ जाएगा। ठीक, तेरे को जो पढ़ा रहा हूं ना बेटा उसको नहीं तोड़ो। ठीक, कार्बोकटाइन कैसे बने कैसे नहीं बने वो पूरा टॉपिक है कार्बोकटाइन का। ठीक, ऐसे कार्बोनाइन का पूरा टॉपिक है। ठीक, ऐसे ही बेटा और भी इंटरमीडिएट होते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, सब पढ़ाना है सर ने। ठीक, हैव सम पेशेंस, है ना। तो देखो बच्चे, हमारे पास सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन की बात करते हैं और आपसे पूछते हैं, शायद आपको मेरे से ज्यादा आता होगा। CH2 1 पॉजिटिव, CH2CH3। ठीक, दूसरा है CH2 1 पॉजिटिव, CH2CH3। तीसरा है CH2 1 पॉजिटिव, CH2CH2CH2CH3। अब इसमें मैंने तुमसे पूछा है ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो बेटे कैसे देखते हैं, एक बात ध्यान रखना, कॉमन चीज को कभी नहीं देखते, अनकॉमन चीज को देखते हैं। इसमें कॉमन चीज सभी में क्या है? ये कॉमन है कि नहीं है? सभी में ये पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? ठीक, ये कॉमन है कि नहीं है? ये कॉमन है कि है नहीं कि ओहो ज्यादा हो गया। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें तो इस कॉमन चीज के ऊपर इफेक्ट देखना है ना भाई, हमें तो इसके ऊपर स्टेबिलिटी देखनी है ना। तो इस पे ये ग्रुप पूरा का पूरा लगा है, इस पे ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इस पे ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। और हमने पढ़ा था कार्बन नंबर बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो यहां प्लस आई लेस है, यहां प्लस आई मोर है, और यहां प्लस आई मोस्ट है इनमें से, है ना भाई। तो फटाफट से बता दो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्या थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? क्योंकि कटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई रिलीजिंग ग्रुप्स। तो जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता रहा वैसे आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बढ़ती रही। अब ऐसे ही अगर मैं ऐसा ले लेता हूं भाई, एक है मेरे पास दिस वन, दिस इज कॉल्ड
टर्शरी कार्बोकटायन। क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बोकटायन। ये टर्शरी कार्बोकटायन है। ठीक है जी। हमारे पास अगला आ जाएगा CH3C, CH3H, यहां 1 पॉजिटिव। नो व्हाट इट शुड बी कॉल्ड एज, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, तो क्या बोलते हैं इसको? सो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकटायन, सेकंड डिग्री सेकेंडरी कार्बोकटायन। ठीक है जी। अब यहां आ जाओ, CH3CHH 1 पॉजिटिव, बोलो कौन सा होगा? प्राइमरी कार्बोकटायन। ये प्राइमरी कार्बोकटायन है। और अगर मैं बोलूंगा CH3, तो प्यारे बच्चों इसको कई लोग 0 डिग्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 0 डिग्री। ऐसा कुछ होता नहीं, पर कई लोग बोल देते हैं 0 डिग्री, पर ये मिथाइल कार्बोकटायन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिथाइल कार्बोकटायन। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, अब मुझे फटाफट से बता दो कि आपका थॉट क्या कहता है, कौन ज्यादा स्टेबल इसमें होना चाहिए? ठीक, देखो बेटा, इसमें इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये दे रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव, तो ये एड ऑन हो करके काफी सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। और यहां पे सिर्फ 2 प्लस आई, और यहां पे सिर्फ 1 प्लस आई, यहां सिर्फ H देने वाले, तो ऑटोमेटिकली टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन, which is more stable than primary कार्बोकटायन, which is more stable than मिथाइल कार्बोकटायन। कोई मुश्किल आई इसमें? समझ में आया आपको? ठीक, तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन मैं यहां पे ना एक बात खास तुम्हारे कान में डालना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड सम पेशेंस, है ना। धीरे धीरे सीखो, अच्छे से सीखो, क्योंकि एक जगह पे बहुत सारे थॉट आने हैं। ठीक, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना बेटा। जब मैं बोलता हूं ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, एक्चुअली ऐसी कोई चीज नहीं होती। कोई कार्बोकटायन या कोई भी कार्बोनाइन स्टेबल थोड़ी हो सकता है। कोई चार्ज स्पीशीज स्टेबल हो सकती है क्या? ये एक्चुअली ईज ऑफ फॉर्मेशन होती है, जिसको हम स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, ये एक्चुअली ईज ऑफ फॉर्मेशन होती है। अगर मैं बोलता हूं टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, तो उसका मतलब है टर्शरी कार्बोकटायन कैन बी इजीली फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट। वो अपने पेरेंट से सबसे आसानी से बनता होगा, और क्योंकि सबसे आसानी से बनता था इसलिए हमने बोल दिया ज्यादा स्टेबल होता होगा, ज्यादा बन जाता होगा भाई। और प्राइमरी कार्बोकटायन इजीली नहीं बनता था, हमने बोला लेस स्टेबल, मतलब इट इज नॉट इजीली फॉर्म्ड, ये इजीली नहीं बनता था। हमने सोचा इसलिए नहीं बनता होगा क्योंकि स्टेबल कम होता होगा। तो ये जो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमने बोली, ये जो हमने बोली, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, एक दूसरे के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी है। समझ में आई बात? ये एक दूसरे के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी है बेटा। ठीक, जिसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? ईज ऑफ फॉर्मेशन, कि टर्शरी कार्बोकटायन अपने पेरेंट से क्विकली बनेगा। इसका मतलब टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी बोल दी, एक्चुअली इसका मतलब ईज ऑफ फॉर्मेशन है। ये आगे हाइड्रोकार्बन जब करवाऊंगा ना, तो तुम्हें ये पहले से पता होना चाहिए। जहां मैं बोलूं टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, तो हम समझ जाएंगे इट कैन बी मोर इजीली फॉर्म्ड, है ना। कई बार क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट इजीली फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट, तो समझ आ गया स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं यार, या स्टेबिलिटी पूछी तो ईज ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं भाई हमारे से। बोलो क्लियर? तो पहली बात यह हो गई कि जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है बच्चे। क्लियर? अब आगे चले। ठीक, इससे आगे एक और ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं इसके बेटा। ठीक है जी। अब मैंने एक ऑर्डर लिया, यहां पे लिया NO2 CH2 CH2 1 पॉजिटिव। ठीक, दूसरा लिया Cl CH2 CH2 1 पॉजिटिव। तीसरा लिया OH CH2 CH2 1 पॉजिटिव। ठीक, चौथा लिया CH3 CH2 CH2 1 पॉजिटिव। अब हमारे को इसमें पूछी स्टेबिलिटी। ठीक है जी। कॉमन चीज पहले सर्कल में ले लेते हैं, दिस इज कॉमन, दिस इज ऑल्सो कॉमन,
दिस इज ऑल्सो कॉमन इन ऑल 4, क्योंकि बाकी बच्चे का हमें इफेक्ट देखना है। कॉमन छोड़ के बाकी बच्चे का क्या देखना है? इफेक्ट देखना है। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, इसका क्या होता है? माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, है ना जी? ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है कि नहीं? क्लोरीन मॉडरेट माइनस आई होता है कि नहीं? यहां मॉडरेट माइनस आई। OH वीक, तो यहां पे वीक माइनस आई। और CH3 कैसा? प्लस आई। अब कटायन स्टेबल कब होता है भाई? प्लस आई से। माइनस आई क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा फिर हमारे पास, बोलो? क्या ये सबसे स्टेबल होगा कि नहीं? उसके बाद क्या ये स्टेबल होगा कि नहीं? उसके बाद क्या ये स्टेबल होगा कि नहीं? ये कब सबसे कम स्टेबल होगा कि नहीं? तो जैसे विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास लगा, उसने स्टेबिलिटी को क्या कर दिया? कम। अब मान लो मेरे पास अगला कुछ ऐसा आ गया कटायन, बोला जी CCl3 CH2 1 पॉजिटिव। अगला बोल दिया CH CH2 1 पॉजिटिव। अगला बोला CH2 1 पॉजिटिव। और अगला बोला CH3 CH2 1 पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर? यानी बेसिकली अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास यहां पे CL CL और CH2 1 पॉजिटिव आ गया। यहां पे क्या आया? CL यहां H, यहां CH2 1 पॉजिटिव आ गया। यहां पे CL H CH2 1 पॉजिटिव आ गया। और यहां पर CH CH2, मान लो यहीं पे ले लेते हैं, इसको काट देते हैं भाई, सेम लेना है ना हमने। ठीक, क्लियर? अब देखो बेटा, अब मुझे बताओगे इसका कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई। इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई। ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? ये रिस्पेक्टिवली ज्यादा खींचेगा। क्यों? एडिटिव इन नेचर। इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, तो ये ज्यादा खींचेगा। यहां पे सिर्फ 2 ही खींचने वाले हैं भाई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आ ही गई। ठीक, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही खींचने वाले हैं। यहां एकमात्र बंदा है खींचने वाला, ठीक, और यहां सिर्फ देने वाले। तो बोलो कौन स्टेबल? ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? यानी जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। पहले तो विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, स्टेबिलिटी कम होंगे, फिर जितने ज्यादा लगेंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, समझ में आई कि पिछली भी चले गई भाई? समझ में आ गई? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, एनी परेशानी? नो। अब मान लो हम एक और आपसे डिस्कस करते हैं। अब मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CHNO2 और यहां पे CH2 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। अगला हमारे पास CH3 CHNO2 CH2 1 पॉजिटिव। यहां पे CH2NO2 CH2 और CH2 1 पॉजिटिव। अब इसमें ग्रुप तो सभी में एक ही लगा हुआ है, 4 कार्बन तो सभी में कॉमन है, इसका भी माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, सारे में एक ही ग्रुप लगा है। पर बेटे हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ, है ना भाई? इसका माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा इस पॉजिटिव पे होगा, क्या इसका उतना ज्यादा होगा? क्या इसका उतना ज्यादा होगा? यानी जितना पॉजिटिव से दूर रहेगा विड्रॉइंग ग्रुप उतना स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जितना पास हो जाएगा स्टेबिलिटी को उतना कम करेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। हमने बोला 4th कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? 0। यानी इस नाइट्रो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट
इस कार्बन पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0। ये यहां लगा है नहीं लगा उससे कोई फर्क इस कार्बन पे नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्थ कार्बन पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ऑलमोस्ट 0, बहुत कम हो जाता है, पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो मोर नियर इज द विड्रॉइंग ग्रुप, मोर नियर इज द विड्रॉइंग ग्रुप, लेसर इज द स्टेबिलिटी। तो इसमें स्टेबिलिटी कौन सी हो गई, बोलो क्लियर। तो आपने जो स्टेबिलिटीज पढ़ी है, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि जितना बड़ा आपके पास अल्काइल ग्रुप लगता जाएगा, जितना रिलीजिंग ग्रुप लगता जाएगा, जितना प्लस आई ग्रुप लगता जाएगा, जितना प्लस आई ज्यादा होगा, उतना कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे, उतनी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम। जितना ज्यादा विड्रॉइंग होगा, उतनी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। फिर जितना ज्यादा नंबर विड्रॉइंग ग्रुप्स का होगा, उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। फिर विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास लगा होगा, उतनी स्टेबिलिटीज कम होंगी। बोलो क्लियर। समझ में आया स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। बिटिया आज पहली बार आई हैं क्या, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये तो खैर मेरी भाषा समझते हैं तो कई बार नया बच्चा आता है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बेटा समझ में ना आए तो पूछ लेना। अब प्यारे बच्चों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, औरों की हो गई, हमारी शुरू हुई। अब मैं तुम्हें करवाऊंगा पिटफॉल्स, जो गलतियां तुम अक्सर कर दोगे। हम नहीं चाहेंगे वो गलती तुम बिल्कुल भी करे। पिटफॉल्स, बेटा पिटफॉल्स ना अलग से लिखना। देखो मैं इसके नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल भी, मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ से लिखें सब, ताकि जब आप बार बार लिखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा, तो आपका दिमाग चलेगा। मैं सिर्फ इसके असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगा तुम्हें, ठीक। असाइनमेंट्स और टेस्ट प्रोवाइड करूंगा इसके धड़ल्ले से, है ना। सिर्फ आपको नोट्स अपने आप बनाने हैं। ऑर्गेनिक के मैं +2 में भी नोट्स नहीं देता हूं, तुमसे लिखवाता हूं, ठीक। क्योंकि बेटा तुम लिखोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये समझ में आई बात। अब देखो बेटा, पिटफॉल्स, जो गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला पिटफॉल, ध्यान देते रहना, समझते रहना। मेरे पास है CH3 CH2 1 पॉजिटिव, और दूसरा है CH3 CH2 CH2 1 पॉजिटिव, ठीक। बेटे अगर मैं तुमसे इसमें एक्सपेक्टेड ऑर्डर पूछूं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछूं, तो बोलो क्या बताओगे मुझे। ये बड़ा ग्रुप है, वो छोटा ग्रुप है, तो क्या 2 इज मोर स्टेबल देन 1 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। बट जब इसका एक्चुअल ऑर्डर देखा, एक्चुअल ऑर्डर देखा, तो हमने पाया कि 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ऐसा क्यों हुआ बेटा, इसके लिए भी कंसेप्ट आगे, रिस्पॉन्सिबल हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान से समझना। इट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, वो मैं समझाता हूं आपको। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है ना, वो आगे पढ़ाएंगे, पर वो किस बात पे डिपेंड करती है। जो पॉजिटिव कार्बन है, उससे अगले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हो। क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन। पॉजिटिव कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक। तो मुझे फटाफट बता दो, यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सिर्फ अगले कार्बन के देखने, उससे आगे तो बीटा आ गया। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, उससे अगला गामा कार्बन, ठीक। वो ABC की जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा, ठीक। हमें सिर्फ अल्फा कार्बन देखना है, सिर्फ क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो भले इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा था, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी ज्यादा थी। इस वजह से यहां पे ये आ जाएगा। सर पीछे क्यों नहीं किया आपने, 1 मिनट जरा पीछे देखें, ठीक।
अगर मैं पीछे देखता हूं तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के अगले कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। मैंने जानबूझ करके ऐसा करवाया तुम्हारे को भाई। यहां देखो CH2 के अगले अल्फा का हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी तो वही आ रहा है ना भाई। तो बेसिकली जब हम कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते पहले अल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं। पहले अल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं। समझ में आई? अगर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बराबर होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? ठीक। हाँ ये जरूर है, इस केस में आप बोलोगे सर एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा इसमें इसका विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक, वो आगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे क्लियर हो जाएगा। अब इस केस में नाइट्रो की विड्रॉइंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा। ठीक, ऑब्वियसली यहां पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों जगह 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी तो वैसे भी इसकी कम बनती थी, ज्यादातर जगह पे तो ओवरलैप कर ही जाता है। ठीक, अब यहां आ जाओ, यहां आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, कोई ग्रुप नहीं लगा था। तो ऐसे केस में जब ग्रुप नहीं लगा होता तब हम पहले अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं। जैसे मान लो कल को मैं तुम्हें कुछ ये वाले कार्बोकटाइन देता हूं, ध्यान देना सारे बच्चे यहां पर, CH3C, CH3, CH3, 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। दूसरा CH3C, CH2CH3, CH3, 1 पॉजिटिव। तीसरा CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, 1 पॉजिटिव। और यहां पे CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3, 1 पॉजिटिव। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस केस में अगर हम अपना इंडक्टिव इफेक्ट से जुड़ा हुआ ऑर्डर लगाते तो आपके हिसाब से सबसे स्टेबल कौन सा होना चाहिए था? क्या ये नहीं होना चाहिए था, इसका जितना बड़ा ग्रुप उसका प्लस साइज ज्यादा? तो इसमें भी एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना चाहिए था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, 4 शुड बी ग्रेटर देन 3, शुड बी ग्रेटर देन 2, शुड बी ग्रेटर देन 1। क्योंकि वहां बड़े ग्रुप लगे हैं, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है, प्लस सा इफेक्ट होता है। तो इसमें बड़ा अल्काइल ग्रुप था। लेकिन अब आओ जरा, यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलो कितने हुए, 3 3 6 3 9। सो देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने, 3 3 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने बेटा, 3 2 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे 2 2 2 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेटा अब बोलो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहां हुए? तो क्या ये ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी यहां पे एक्चुअल ऑर्डर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा जी, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। पर सर हमें क्या सपना आएगा यार कि हमें कहां देखना है? बेटा जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा है ना, प्लेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, हम हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन देख के चलेंगे। जब ग्रुप लगेंगे, कोई ग्रुप लग गया तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को सोचेंगे। अगर ग्रुप नहीं लगा होगा, सिर्फ हाइड्रोकार्बन होंगे, तो पहले नंबर पे क्या गिनोगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे जब ग्रुप लगे हुए होंगे। मेरी बात समझे आप? अगर ग्रुप कोई मान लो क्लोरीन लग गया, फ्लोरीन लग गया, नाइट्रो लग गया, COH लग गया, फिर हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखते, फिर हम उस ग्रुप का -I देखते हैं। बोलो क्लियर? जैसे इस केस में बेटे मैंने यहां पर -I देखा, मैंने वैसे भी यहां पे अल्फा हाइड्रोजन बराबर थे, पर मैंने यहां -I देखा क्योंकि कोई ग्रुप लग गया था। यहां पे भी मैंने -I देखा, यहां मैंने अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखे। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई ग्रुप लग गया था। लेकिन बेटा यहां डेफिनेटली मैंने क्या देखा, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं लगा था।
तो जब कोई ग्रुप नहीं लगता तो पहले क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। पहला पिटफॉल क्लियर हो गया। अगला पिटफॉल पढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना। अगला पिटफॉल है, जैसे मान लो मेरे पास है OH CH2 1 पॉजिटिव और दूसरा है CH3 CH2 1 पॉजिटिव, ठीक। अब अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सोचता हूं बेटा, इसका कौन सा इफेक्ट होगा, -I, और इसका कौन सा होगा, +I। होगा ऐसा कि नहीं होगा, होगा ऐसा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक। पर यहां पे एक्चुअल ऑर्डर क्या आया, एक्चुअल ऑर्डर क्या आया, 1 इज ग्रेटर देन 2। हाय, ये क्या हुआ भाई। देखो बेटे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। छोटे छोटे पॉइंट बाद में जॉट डाउन करेंगे सबको। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन का अगला एटम हेट्रो एटम हो, नहीं सर हेट्रो एटम क्या बेटा, एटम अदर देन कार्बन, एटम अदर देन कार्बन इज कॉल्ड एज हेट्रो एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन का अगला एटम हेट्रो एटम हो और उसके ऊपर लोन पेयर हो, तो वो एक फिनोमिना करता है जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या कर देता है, बैक बॉन्डिंग। तो बेटा यहां पे हम छोटा सा नोट लिख देते हैं। क्या नोट लिखेंगे कि इफ ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, इफ टू दी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एनी heteroatom, heteroatom, and what is heteroatom, other than carbon having lone pairs, having lone pairs, it participates in back bonding and makes cation more stable। मतलब ये, क्या इसके ऊपर लोन पेयर है, फटाफट बोलो। दो लोन पेयर है ना जी। तो होता क्या है, इसके ऊपर ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में डाल देता है। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन देने चाहिए थे कार्बन को, पर दे कौन रहा है, ऑक्सीजन। उल्टा हो गया ना, उल्टा, इसलिए इसको क्या बोला, बैक बॉन्डिंग। तो इस बैक बॉन्डिंग के चलते इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो गई, कम, है ना। और हमें चार्ज ही तो कम करना था, तो इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गए भाई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो यहां पे सेकंड जो है वो क्या हो गया, लेस स्टेबल। फर्स्ट इज मोर स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बोलो समझ में आई। जैसे पुत्र हमारे कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक। क्वेश्चन क्या आता है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और हमें दे दिए CH3 CH1 पॉजिटिव CH3, दूसरा बोल दिया CH3 CH1 पॉजिटिव OCH3, तीसरा दे दिया CH3 CH1 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब ये ऑर्डर हमें इसकी स्टेबिलिटी का क्या लगाना है, ऑर्डर लगाना है। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, +I, इसका भी +I आएगा कि नहीं आएगा। यहां +I, क्या यहां बैक बॉन्ड होगा,
क्या यहां बैक बॉन्ड होगा? पॉजिटिव चार्ज का अगला कार्बन हेट्रो एटम, हेट्रो एटम पार्टिसिपेट्स इन बैक बॉन्डिंग, तो यहां पे क्या आएगी? बैक बॉन्डिंग। क्लियर? यहां पे कोई बैक बॉन्डिंग आ सकती है, इसका प्लस आई है पर इसका क्या है? माइनस आई। अगला एटम नहीं है हेट्रो एटम, उससे अगला है ना? ऑक्सीजन तीसरा एटम है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, समझे मेरी बात? इसके साथ जुड़ा होना मांगता है। क्लियर? तो यहां पे माइनस आई। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा केस होगा? बैक बॉन्डिंग का। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? मान लो इसके साथ ना अपन एक और ले लेते हैं, कौन सा? CH3O, CH1 पॉजिटिव, OCH3। अभी क्या? यहां पे भी बैक बॉन्डिंग और यहां पे भी, भले ही करेगा एक ही पर दोनों कर सकते कि नहीं? इस वजह से बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा अब? फर्स्ट। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? थर्ड। फिर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। फिर कौन सा होगा? फोर्थ। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया? बैक बॉन्डिंग कब देखते हैं? जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन का अगला एटम कोई हेट्रो एटम हो, हैविंग लोन पेयर। लोन पेयर भी तो होना चाहिए ना, लोन पेयर हो ही ना तब थोड़ी हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पलों की कमी थोड़ी ऑर्गेनिक में, है ना? जो मर्जी बना लो, पापे का राज है हमारे। CH3 CH1 पॉजिटिव, NHCH3। ठीक है जी। दूसरा आ गया CH3 CH पॉजिटिव, CH2CH3। ठीक। तीसरा आ गया CH3 CH1 पॉजिटिव, NCH3 का होल थ्राइस 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाना। बोलो बच्चे, क्या यहां बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? हेट्रो एटम के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं है? अरे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये कैसे बना हुआ है? एक साइड यहां से एक H से और एक CH3 से, तो यहां पे लोन पेयर है कि नहीं? अरे यहां लोन पेयर है कि नहीं? यहां लोन पेयर है कि नहीं? ओके। यहां पे इसका मतलब बैक बॉन्डिंग होगी। प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास प्लस आई इफेक्ट, ठीक, और इसका भी बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट। यहां पे प्लस प्लस आई, नो बैक बॉन्डिंग। क्या यहां लोन पेयर है? नहीं है यार। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक इधर और 3 क्या है इसके साथ? CH3, एक पॉजिटिव। क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा इसके ऊपर? एटम तो हेट्रो एटम था, पर क्या इलेक्ट्रॉन बचा इसके ऊपर? क्या बैक बॉन्डिंग करेगा? ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, उल्टा क्या दे देगा? विड्रॉइंग। वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, माइनस आई, कंप्लीट पॉजिटिव, इजंट इट? और ये प्लस आई। तो बोलो स्टेबिलिटी कहां आई? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकंड। अभी पता चला कहां बैक बॉन्डिंग होती, कहां नहीं होती। अगर हेट्रो एटम है, उसके ऊपर लोन पेयर है, तभी तो बैक बॉन्डिंग होगी। अब हेट्रो एटम है ही नहीं, है ना, तो बैक बॉन्डिंग होनी नहीं। और अगर हेट्रो एटम है, लोन पेयर ही नहीं, तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी? मेरी बात समझे? तो पहले ये देख लेना कि कार्बन के साथ अगला एटम हेट्रो एटम के, उसके ऊपर लोन पेयर तो नहीं है। दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। क्लियर? आगे चलो। हाँ जी साहब। हाँ जी। अरे नहीं, वो तेरे को भी पता नहीं बेटा। एक जगह से पार्टिसिपेट करेगा पर दोनों कर सकते हैं ना, एक ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो है तो दोनों की टेंडेंसी है देने की, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक, आगे जाके इसको रीजोनेंस पढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पे दो दो बैक बॉन्डिंग वाले ग्रुप है, यहां एक बैक बॉन्डिंग वाला ग्रुप है। ऑब्वियसली जहां ज्यादा बैक बॉन्डिंग के चांसेस हैं, वहां ज्यादा स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। ठीक, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, इसमें काफी समय लगने वाला है भाई। ठीक, क्योंकि
अनफॉर्चुनेटली पढ़ा मैं रहा हूं, है ना। मान लो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। ठीक है जी। नाउ अगर मैं इसका माइनस आई देखूं तो इसका माइनस आई मैक्सिमम इनमें से, इसका माइनस आई लेस, इसका माइनस आई लेसर, और इसका माइनस आई लीस्ट, है ना भाई। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर बोलो। एक्सपेक्टेड ऑर्डर कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? 4 which is more stable than 3 which is more stable than 2 which is more stable than 1. Is it or not? क्या इनमें सब में बैक बॉन्डिंग है? ऑब्वियसली बेटा, हेलोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक ही तो बॉन्ड में गया। यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी में पॉजिटिव चार्ज कार्बन का अगला एटम हेटेरो एटम है, और सभी पे लोन पेयर है, सभी में बैक बॉन्डिंग होगी। अब सभी में बैक बॉन्डिंग होगी। अब बैक बॉन्डिंग सभी में है तो मैं कैसे देखूं भाई? ठीक, अब देखो क्या है कि यहां पर जो फ्लोरीन का ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, फ्लोरीन का लास्ट ऑर्बिटल क्या होता है? 2p। यहां पे भी 2p, कार्बन का भी 2p। फ्लोरीन का लास्ट ऑर्बिटल 2p और कार्बन का भी 2p। यहां पे 3p 2p, यहां पे 4p 2p, और यहां पे 5p 2p। बेटे जिसमें सिमिलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें ओवरलैप ज्यादा होता है कि नहीं होता है? बोलो, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था ऐसा कि सेम ऑर्बिटल्स का ओवरलैप ज्यादा होता है। तो यहां बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, होगी कि नहीं? और यहां बैक बॉन्डिंग नाम मात्र। भैया 5p और 2p में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां बैक बॉन्डिंग इज लीस्ट। और हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बजाय क्या देखना है यहां पर? बैक बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहां पाई गई? फर्स्ट में, फिर किसमें? सेकंड में, फिर किसमें? थर्ड में, फिर किसमें? तो अगर सभी में बैक बॉन्डिंग होगी, अगर सभी में बैक बॉन्डिंग होगी तो हम ये देखेंगे किस में ओवरलैप है। सेम एनर्जी वालों में ओवरलैप ज्यादा होगा, तो 2p में ज्यादा, 3p में कम, और 4p में और कम, 5p में सबसे कम। तो बेटा इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है? फटाफट बोलो, क्या इसका एक्चुअल ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 हो गया? उल्टा हो गया हमारी जिंदगी में ऑर्डर। क्लियर? कहानी खत्म नहीं हुई। हाँ जी बेटा, उसका माइनस आई सबसे कम था। अभी चलो, खत्म थोड़ी हो गया। मान लो अगला लेते हैं, ठीक है, हरे हरे रंग से लेंगे ना भाई, खतरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। NH2CH2 1 पॉजिटिव, OH CH2 1 पॉजिटिव, FCH2 1 पॉजिटिव, है ना बच्चा लोग। अब इसमें अगर मैं माइनस आई देखता हूं, यहां माइनस आई लीस्ट हो गया, यहां माइनस आई मोर हो गया, और इसका माइनस आई मैक्सिमम हो गया, है ना। और माइनस आई कार्बोकेटाइन को क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है। अगर डीस्टेबलाइज करेगा तो फटाफट से ऑर्डर बता दो। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आया? 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। क्या इन तीनों में बैक बॉन्डिंग है?
यहां पे भी लोन पेयर है भाइयों, है कि नहीं? यहां पे भी दो दो लोन पेयर है, और यहां तो तीन तीन लोन पेयर है। ठीक है भाई, पर एक ही ऑर्बिटल लोन पेयर तो एक ही बॉन्ड ही बनाएगा, तीन होने से क्या हो जाता है? ठीक। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें ऑर्बिटल भी देखता हूं, ये भी 2p, 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 और ये भी 2p। अभी क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग भी 2p 2p। बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट भी हमें सेम लग रहा है। कभी ऐसा हो जाए कि ओवरलैप सेम ही ऑर्बिटल्स में हो तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप तो सेम होगा। ऐसे केस में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो ज्यादा आसानी से देगा कि नहीं? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो तो खींचता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो देगा। तो इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन। तो ऑब्वियसली यहां बैक बॉन्डिंग मोर होगी, यहां बैक बॉन्डिंग लेस होगी, और यहां बैक बॉन्डिंग लीस्ट होगी। तो यही ऑर्डर आएगा जो एक्सपेक्टेड था। हर बार वही थोड़ी होता है, हर चमकती चीज सोना थोड़ी होती है। ठीक, तो इसका एक्चुअल ऑर्डर भी यही रहेगा, सेम। 1 इज मोर स्टेबल देन 3। मतलब समझो, सारी चीज को सम अप करते हैं, है ना? बहुत कुछ हो गया, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत आसान। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखने लगोगे अभी तक, सबसे पहले देख लेना जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसका कोई ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है। अगर उसका कोई ग्रुप नहीं लगा है तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो भैया। अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, प्लस साइड इफेक्ट देख लो, बात खत्म। दूसरी बात, अगर कोई ग्रुप लगा है, तो ग्रुप लगा है तो पहले ये देख लो भैया कि क्या उसमें बैक बॉन्डिंग तो नहीं होती है। यानी वो हेट्रो एटम है, उसके ऊपर लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग तो नहीं होती अगर ग्रुप लगा है तो। अगर बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक, तो बैक बॉन्डिंग वाला इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल होगा, बैक बॉन्डिंग वाला इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल होगा। पर अगर सभी में बैक बॉन्डिंग होती है तो देख लो भी ओवरलैप किसमें है। जिसका सिमिलर ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होगा उसकी बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा, वो स्टेबिलिटी ज्यादा देगा। और अगर ऑर्बिटल सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो फिर आ जाओ माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई वाला कम करेगा, प्लस आई वाला ज्यादा करेगा। जितने ज्यादा माइनस आई वाले होंगे उतना ज्यादा अनस्टेबल, जितने ज्यादा प्लस आई वाले उतना ज्यादा स्टेबल। जितना माइनस आई वाला पास लगा है उतना हमारे पास लेस स्टेबल, जितना माइनस आई वाला दूर लगा है उतना मोर स्टेबल। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चलेगी? तो फिर स्टेप्स देखो, स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या था? ये देखना है कि कार्बोकटाइन के आगे ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है। मान लो ग्रुप नहीं लगा तो क्या देखोगे? अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर है तो क्या देखोगे? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी। अगर कोई ग्रुप लगा है तो पहले क्या देखोगे? बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग सब में होगी तो क्या देखोगे? ओवरलैप। अगर ओवरलैप सब में होगा सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लास्ट में आई इफेक्ट, है ना? जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतना स्टेबिलिटी कम, जितना माइनस आई ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम, जितना प्लस आई ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। जितने ज्यादा माइनस आई वाले लगे होंगे ग्रुप उतनी स्टेबिलिटी कम, जितने ज्यादा प्लस आई वाले लगे होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर? फिर अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि ग्रुप एक ही लगा है, उसकी पोजीशन अलग अलग है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज के पास माइनस आई वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, जितना दूर जाता जाएगा माइनस आई वाला उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो समझ में आई कि पिछली भी चली गई? अभी सारे ऑर्डर क्लियर हैं? हाँ जी बेटे। ऐसा थोड़ी है हम उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, हम दूसरे की स्टेबिलिटी थोड़ी देख रहे हैं, हम तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं।
ठीक, बोलो क्लियर। हाँ जी बेटा। नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक ही लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, दो दो नहीं। ठीक, वो तो एक ही दोनों साइड से अगर होगा तो चांसेस आर मोर, पर एक ही एटम पे दो तीन लोन पेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बोलो क्लियर। आई बात समझ में। हाँ जी जनाब। बैक बॉन्डिंग हो गया तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जा रहा है। हाँ जी, तो फिर इसके बाद डेफिनेटली इंडक्टिव इफेक्ट लिखा ही नहीं मैंने, बैक बॉन्डिंग अलग से क्यों लिखा? अगर मैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट ही लिखना तो पागल हूं, बैक बॉन्डिंग लिख रहा हूं। बैक बॉन्डिंग इसलिए लिखा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। समझ में आई? ये बैक बॉन्डिंग है। इंडक्टिव इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होते हैं, डिस्प्लेस, ऑर्बिटल थोड़ी छोड़ते हैं। बैक बॉन्डिंग में ऑर्बिटल छोड़ देते हैं। समझ में आई मेरी बात?